वंदे मातरम। 14 अक्टूबर 2020 सायं 8 बजे। और अब कार्यक्रम रोज़ाना की तरह उदय मन्ना उपस्थित हो गया है आप सबों के साथ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। सकारात्मक भारत आंदोलन, किस तरह से हम अपनी एनर्जी का सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को अपने में खपत कर सकते हैं, अपने बारे में सोचें और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपनी एनर्जी को खर्च करें। अनावश्यक अपनी एनर्जी को खर्च न करें, बचा कर रखें ताकि वो देश के काम आए। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आरजेएस सॉन्ग, जो कि एक सकारात्मक सॉन्ग है। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मक के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो ये सारा काम हम सभी आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया और फेसबुक फ्रेंड्स मिलकर करें। और मेरे ख्याल से पटना से डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी जुड़ गए हैं और दिल्ली से भरत राम मालकोटी जी। आप सबों को जय हिंद, वंदे मातरम। और तमाम इस तरह की बातें हैं जो आज हम लेकर आए हैं, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत आंदोलन ये 5 साल से चल रहा है और इस साल के बारे में जो तैयारी चल रही है वो बताना चाहेंगे आपको कि राष्ट्रीय सम्मान जो है इसकी बहुत ही उत्साहवर्धन रिमार्क्स मिल रहे हैं। तो इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले एक बहुत ही उत्कृष्ट बातचीत करते हैं जो आप सभी को प्रेरित करेगा। ये पीलीभीत के जिलाधिकारी हैं और इनकी जो सकारात्मक सोच है, अगर ऐसे जिलाधिकारी हर ज़िले में हो जाएं तो अन्नदाता किसान को बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। तो आज की फेसबुक लाइव जो है इसी से शुरुआत करते हैं और ये आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के यूट्यूब पर भी लोड हो गया है, आप तक पहुंचाते हैं। ये वीडियो वायरल भी हुआ है। अभी बात करूं शासन में आपके खिलाफ, क्या काम कहा था आपको? आपको लगता है मैं आऊंगा नहीं? मैं रोज आऊंगा अब यहाँ पे। मैं क्यों जरूरत पड़ रही है मुझे आने की? यहाँ पे पहले शेड में सरकारी क्रेन क्यों नहीं खुले हैं? क्यों नहीं खुले? पीछे खुलेंगे छुप के। ये फ्रंट है, ये फ्रंट कहते हैं, वो फ्रंट कहते हैं। कहां से आए हो तुम? उल्टी ज्योग्राफी है तुम्हारे दिमाग में। उसको फ्रंट बोलते हैं, उसको फ्रंट बोलते हैं। क्यों लगे हुए थे? नियम क्या है कि सबसे शुरू में सरकारी केंद्र होंगे, जो आएगा तो उसी समय टोकन लेके कांटे का जो दिन का तौल है वो पूरा होगा। किसी कांटे का नहीं हो रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट ने रिव्यू करा है, टारगेट पूरा नहीं हो रहा। किसी कांटे का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, उसके बाद भी किसान परेशान है। तो तुम क्या कर रहे हो जी? तुम्हारे रहने का क्या फायदा? किसी कांटे का मंडी में दैनिक टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, ये इन्होंने रिव्यू करा है। तो हम करा देंगे। नहीं, तुम्हारे बस की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे। किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है।
जी जी मत बोलो। 1000-1200 मिल रहा है तो एहसान कर रहे हो। नहीं सर, कांटे बढ़ जाएगा। आवक के हिसाब से बढ़ेगा, आवक नहीं थी तो बढ़ गया। आवक नहीं थी, यहाँ जितना पड़ा हुआ है धान सबकी नमी ठीक है और सब आरती उठा रहे। क्यों क्यों उठा रहे सब? समझ में नहीं आता है तुम्हें? ऐसी पता चल जा रहा है 3500 हो गया, करे कितना हो? बहुत बढ़िया। इतने किसान यहाँ पे खड़े हुए हैं जिनका धान बिल्कुल सही लेने या लायक है, तुम नहीं लेते हो, उस वजह से सरकार की बदनामी होती है। सुनो, चुप। वो किसान 1100-1200 में बेच रहा है जिसको 1868 मिल सकता है 1 कुंटल का। मेहनत करके लाता है वो, ट्रॉली मुफ्त की नहीं चलती है। सर जी धान कभी समझिए किसान की परेशानी। जो यहाँ बैठ के तुम अड़ंगा लगाने के लिए बैठे हुए हो ना अपना। भाई सुनो, ये अगर तुम आफ्ताब को बेचोगे तो 1000-1200 मिलेगा कुंटल का। अगर सरकारी पे बेचोगे बिल्कुल बढ़िया नमी है, 1868 मिलेगा मेरी गारंटी। अब कहाँ बेचोगे? तुरंत चलिए, अभी करिए, नोट करिए मेरे सामने। ये काम है डिप्टी आरएमओ का, मेरा काम नहीं है। अरे फिर वही बात बोले। अभी क्या बोला मैंने? पंजीकरण नहीं लाया है, आप जब तक ये खरीदेंगे रखेंगे एसडीएम को फोन करिए, कराइए पंजीकरण। उसकी गलती है, पंजीकरण नहीं हुआ है। वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं लाया, जाओ वापस, उसकी गलती है। मैंने क्या कहा? कोई पंजीकरण नहीं, कोई सत्यापन नहीं, कोई टोकन नहीं, खत्म नहीं करना है, आपको कराना है। ये तीनों चीजें आपको कराना है, किसान नहीं भुगतेगा इसकी वजह से। किसान अगर ले आया है तो बिकेगा, समझ गए? वो ले आप कराओ, उसका नाम नोट कर लो, एसडीएम साहब को बोलो सत्यापन नहीं है, एसडीएम साहब को बताओ कि ये नाम नोट करिए, सत्यापन करिए, टोकन नहीं जनरेट है, करवाओ। होने दीजिए, अभी होने दीजिए पहले। और एसडीएम साहब ये जितने पड़े हुए हैं बाहर, ये कोई 1200-1000 पे नहीं जाएंगे। सबका मैंने अपने सामने मॉइस्चर देखा, सारा मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर हर मीटिंग में मॉइस्चर ठीक है। मॉइस्चर ना सुनूं अब मैं, एक एक पे जाएंगे आप, आपको अपने साथ लेखपाल रखने में लेखपाल देता हूँ। एक एक जो ये ढेर लगे हैं, ढेर पे जाएंगे, केंद्र प्रभारी साथ में जाएगा, उसको लिखवाएंगे, ठीक है। जब तक इनके 2 कांटों का टारगेट जिनका पूरा नहीं होता, पूरा हो गया उस समय कोई किसान आया उसको टोकन दे दे, अगले दिन उसको अगले दिन प्रायोरिटी पे देंगे। जरूरत पड़ी तो हम तीसरा कांटा भी देंगे, हम शासन से अनुमति लेके देंगे। जो किसान यहाँ आ रहा है वो वापस नहीं जाएगा, एक 2 दिन नहीं रुकेगा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये सत्यापन रजिस्ट्रेशन मत बोलो, बेचारा किसान है यार, उसको क्या पता रजिस्ट्रेशन क्या है, सत्यापन क्या है, खेती करेंगे लेकर आए। सरकार 1868 देना चाहती है, सिर्फ उम्र में लड़के जो इस्तेमाल तो बात समझ में आ गई होगी। पीलीभीत के ये डीएम थे और जिस तरह से इन्होंने नई अनाज मंडी में औचक निरीक्षण करके और जो कुछ भी देखा प्रत्यक्ष ही उन्होंने फैसला भी कर दिया। तो इस तरह के डीएम जिलाधिकारी जो हैं अगर औचक निरीक्षण करते हैं तो देश के हालात जो है वो काफ़ी कुछ सुधर जाते हैं। और हम लोग उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिन चीज़ों का हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या सामाजिक सरोकार जिन चीज़ों का नहीं है, उन चीज़ों को या तो हम लोग देखते हैं या उनकी चर्चा करते हैं और वो ढेर सारा लोग जो है ना उसको देखते रहते हैं, जिससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो सकारात्मक सोच बढ़ाने की ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को फैलाएं, सोशल मीडिया का उपयोग करें जिनसे हम लोगों का कुछ सरोकार है, किसी को कुछ तो बेनिफिट हो रहा हो। अब जैसे कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जो है अल्लाह जुदा हो जाता है, तो ये बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो एक बार मोइन शमसी साहब जो है आरजेएस फैमिली में हैं,
उन्होंने ये भेजा है, आप देखिए, नुक्ते ये नुक्ता लगा हुआ है कि हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। अगर खुदा में नुक्ता नहीं लगाएंगे, खुदा कैसे जुदा हो जाता है ना? तो ये चीज़ें, खुदा जुदा हो जाएगा, खुदा जुदा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें समझना चाहिए। और अब सीधे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रूबरू होते हैं कि डॉक्टर कलाम जो है मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं और आज इनकी जयंती है। और भारत रत्न से सम्मानित, पद्म भूषण से, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और देशी विदेशी कई विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हुए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम साहब का जो पूरा नाम था अबुल पकीर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। तो आज जयंती पर हम लोग इनको याद करें। बहुत ही कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए डॉक्टर कलाम साहब का। और रामेश्वरम का प्राकृतिक सौंदर्य समुद्र की निकटता के कारण सदैव बहुत दर्शनीय रहा है। और उनके पिताजी जैनुलाब्दीन न तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, न ही पैसे वाले थे। वे नाविक थे और नियम के बहुत पक्के थे। उनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। उनके संबंध रामेश्वरम के हिंदू नेताओं और अध्यापकों के साथ काफ़ी स्नेहपूर्ण था। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था, हॉकर की तरह। और डॉक्टर कलाम के राष्ट्रपति का कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे। विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण ही राष्ट्रपति भवन के द्वार उनके लिए स्वतः ही खुल गए। जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसके लिए सब सहज हो जाता है और कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। अब्दुल कलाम इस उद्धरण का प्रतिनिधित्व करते नजर आते थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। उनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत था कि वो सभी धर्म, जाति और संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते थे। वो एक ऐसे स्वीकार्य भारतीय थे जो सभी के लिए एक महान आदर्श बन चुके थे। विज्ञान की दुनिया से देश का प्रथम नागरिक बनना कपोल कल्पना मात्र नहीं है, क्योंकि ये एक जीवित प्रणेता की सत्य कथा है। और ऐसे महापुरुष के नाम पर आरजेएस ने राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से आरजेएस भारत उदय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रीय सम्मान 2021 दिल्ली से और मध्य प्रदेश से घोषित हुआ है। दिल्ली से डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जो पूर्ति फूड विजन के निदेशक हैं, और नम्रता उपाध्याय जो तिरोड़ी बालाघाट मध्य प्रदेश की हैं, और इन्होंने अपने माता पिता के स्मृति में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे अवार्ड घोषित किया है। और आज आरजेएस की प्रेस रिलीज भी जारी की गई और उसमें इन बातों को बताया गया कि डॉक्टर कलाम साहब जो हैं उनकी पूर्व संध्या है जयंती की। तो डॉक्टर कलाम की जयंती की पूर्व संध्या पर आरजेएस फैमिली ने दी श्रद्धांजलि। ये हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सकारात्मक भारत मंदिर बनेगा, एक नई घोषणा आज के दिन की गई है। डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर आरजेएस स्टार जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जुड़ चुके हैं, आकांक्षा जी जुड़ चुकी हैं। तो ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये स्टोरी, जैसे कल का फेसबुक लाइव जो है वो यूट्यूब पे चला गया है। यूट्यूब पे आप जानते हैं एनी टाइम एनीवेयर आप आरजेएस एफबी लाइव शो लिखेंगे और उसमें डेट दे देंगे तो उस दिन का वो आपको यूट्यूब पे मिल जाया करेगा। आज का भी यूट्यूब पे लोड हो जाएगा और सारे ग्रुपों में ये भेजा गया, आपने देखा भी होगा। तो आज एक महत्वपूर्ण घोषणा की जा रही है, सकारात्मक भारत मंदिर बनेगा नई दिल्ली में। सकारात्मक पत्रकारिता, नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा पर राष्ट्रीय वेबिनार 27 अक्टूबर को 2:30 बजे होगा। क्योंकि आगे बताएंगे हम, राष्ट्रीय आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ताओं से होगा आभासी मिलन वेबिनार में और वार्ता भी होगी। पूर्वजों की स्मृति में देश के महापुरुषों का सम्मान आरजेएस की एक अनूठी परंपरा है। भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित
अबुल पाकिर जैनुल्लाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। और इनके नाम पे जो है 2 आरजेएस के अवार्ड भेंटकर्ताओं ने घोषित किया है। राष्ट्रीय सम्मान के भेंटकर्ताओं ने आभार भी व्यक्त किया है कि उनके पूर्वजों को इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिया जा रहा है। तो किरोड़ी बालाघाट मध्य प्रदेश की नम्रता उपाध्याय ने अपने माताजी और पिताजी स्वर्गीय चिमनलाल रमाशंकर रावल और स्वर्गीय श्रीमती रमा गौरी चिमनलाल रावल और दिल्ली के पूर्ति फूड विजन के निदेशक डॉक्टर नरेंद्र टटेसर ने अपने फौजी पिता स्वर्गीय श्री बलवंत सिंह नंबरदार की स्मृति में प्रदान करने हेतु आरजेएस का आभार व्यक्त किया है। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी कल जुड़े थे, आपने देखा होगा। तो आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने कहा है कि आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ पर रोजाना फेसबुक लाइव की प्लैटिनम जुबली, जो कि 27 अक्टूबर 2020 को है, प्लैटिनम जुबली है, 75वां एपिसोड होगा 27 अक्टूबर को। तो उसके उपलक्ष्य में विजयादशमी के दिन 2 दिन पहले 25 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे आरजेएस का राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जाएगा। नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय गाथा नामक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन आरजेएस फेसबुक लाइव की प्लैटिनम जुबली के उपलक्ष्य में किया जाएगा। इसमें सकारात्मक भारत मंदिर निर्माण की घोषणा होगी। नोट कीजिएगा, दिल्ली में सकारात्मक भारत मंदिर निर्माण की घोषणा होगी, जिसमें महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर रोजाना व्याख्यान होगा। विभिन्न राज्यों से दिल्ली आए फैमिली के लोग वहां विश्राम भी कर सकेंगे। 25 अक्टूबर को रोजाना की तरह सायं 8 बजे फेसबुक लाइव नहीं होगा। तो आप ये नोट कर लीजिएगा कि 25 अक्टूबर विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय वेबिनार होगा 2:30 बजे से, और जो सायं 8 बजे रोजाना फेसबुक लाइव होता है वो नहीं होगा। राम जानकी संस्थान नई दिल्ली और TJAPS KBSK हुगली पश्चिम बंगाल के सचिव सोमेन कोले के साथ ये जो प्रोग्राम है वो पिछले 5 साल से सकारात्मक भारत आंदोलन के रूप में चल रहा है। राज्यों में कुल 134 बैठकें और 150 लघु बैठकें करने के बाद कोरोना लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से 10 राष्ट्रीय वेबिनार, 61 फेसबुक लाइव शो प्रसारित हो चुके हैं और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया एंड आरजेएस वाणी फेसबुक लाइव के 62वां एपिसोड शो में डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो 62वां एपिसोड आज हम सभी सफल कर रहे हैं आज के दिन। तो यही है कि महापुरुषों को याद करने से एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर उत्पन्न होती है। इसीलिए कहते हैं कि अपने अंदर जो है ना ब्रह्मांड है, लेकिन हमारी दृष्टि बहिर्मुखी ज्यादा होती है, इसलिए हम उस जो अंदर का ब्रह्मांड है उसको देख नहीं पाते हैं। इसलिए कुंडलिनी हमारी जागृत नहीं हो पाती है। दुनिया हमारे अंदर बसी हुई है, ढेर सारी शरीर की ऐसी चीजें हैं, जब तक सांस है तब तक आस है। हम लोग अंदर भी झांकने की कोशिश करें, अपने ऊपर भी काम करने की कोशिश करें। तो इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को याद करके हम लोग प्रेरणा ले रहे हैं। और 72वें गणतंत्र दिवस पर 72 महापुरुषों को का सम्मान दिया जाएगा। उसमें से कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन 72 महापुरुष होंगे, यानी कि ये छूट भेंटकर्ताओं पर दी गई है कि अगर वो डॉक्टर साहब कलाम साहब को देना चाहते हैं तो ठीक है। इसलिए 2 कलाम साहब पे आ गया है। और एक और आज एक अवार्ड जो है वो की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन वो अवार्ड आ गया है, बिहार से आया है। बिहार से आया है, किसी गांव से आया है, किसी गांव से आया है, और वो लाल बहादुर शास्त्री जी पे राष्ट्रीय सम्मान दिया जाएगा उनके नाम से। लाल बहादुर शास्त्री जी पे एक और अवार्ड जो है वो घोषित हो चुका है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी पे भी 2 होगा। तो ये भेंटकर्ताओं की पसंद है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो इसलिए महापुरुषों को लेकर, क्योंकि ये जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, इसलिए हमें जीवन में एक शांति की स्थापना करनी चाहिए, ताकि हमारा जो हमारी जो आत्मा है वो जिंदा रहते भी शांत रहे, और हमारे इस शरीर को छूटने के बाद भी वो शांति का अनुभव करे। इसलिए
अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते चलिए और उसके बाद अपने शरीर को शांति भाव से लेकर चलिए। एक अब गीत के सेक्शन में हम आपको एक गीत से रूबरू कराते हैं। पछताएगा मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई ना किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जवाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी रे बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, सब कुछ तेरा यहीं रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे, कर्म न कर तू जग में गंदे, जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जी हाँ, तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, ये जीवन का शाश्वत सत्य है। और सत्य तब हम जब बेड पे पड़ जाएं और उस समय याद आए तो कोई मज़ा नहीं है। इसलिए इस सत्य को, अब ये बच्ची गा रही थी तो इसने अगर इसको समझा होगा तो निश्चित रूप से ज़िंदगी में यही सकारात्मक कार्य करने के लिए ये जीवन इस संसार में मिला है। हमें छल कपट घृणा द्वेष इसके लिए नहीं माना, इसीलिए नकारात्मक लोगों से हम लोग दूर रहते हैं। फ़ोन पे भी अगर कोई नकारात्मक बात करे तो कोशिश कीजिए कि वो नकारात्मक बात से सकारात्मक बातों पर आ जाए, क्योंकि सकारात्मक बातें ही हमें ऊर्जा देती हैं। तो ये सारी बातें हैं और एक बार फिर आपको ले चलते हैं उसी दुनिया में और ये फ़ोटो दिखाते हैं आपको। डॉक्टर नरेंद्र टटेसर अपने पिताजी को देखिए, पिताजी तो आज नहीं हैं लेकिन एक सुपुत्र जो है वो अपने पिताजी को आज भी याद कर रहे हैं और महापुरुष को यानी देश को भी याद कर रहे हैं। तो उसी तरह से नम्रता उपाध्याय जी हैं मध्य प्रदेश से, तिरोड़ी बालाघाट से, और देखिए अपने माता पिता को कितना बड़ा सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान के रूप में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी कि देश से भी कनेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर परिवार भी है और देश भी है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में आप लोगों ने सुना। अब आइए जो अपने माता पिता के बारे में नम्रता उपाध्याय जी ने किया है वो कौन थे, तो आइए आपको बताते हैं। चिमनलाल लाभशंकर रावल और रमा गौरी लाभशंकर रावल जी, उनकी मिसेज। तो स्वर्गीय चिमनलाल लाभशंकर रावल जी के बारे में बताते हैं कि उस जमाने में आप विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हुआ करते थे। समाज के आप पहले अध्यक्ष बने और आपने अपने कार्यकाल में अनेकों स्मरणीय कार्य किया था। यहाँ तक कि आपका समाज के उत्थान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करती थी। आपने माइनिंग क्षेत्र में प्रवेश किया, ठेकेदार बनकर सैकड़ों परिवारों को रोजगार मुहैया कराई और जाम माइन के मालिक बने। आपके संस्कारों में ढली
आपकी बेटी अपने माता पिता की प्रेरणा मार्गदर्शन में चलते हुए श्रीमती नम्रता उपाध्याय अपने पिता की विरासत को संभालते हुए माइनिंग क्षेत्र में जाना पहचाना चेहरा है। श्रीमती नम्रता उपाध्याय जाम माइन का संचालन कर कई परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। यहां तक कि सामाजिक जीवन सभी धर्म के आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक कार्यक्रमों में विशेष सहयोग भी प्रदान करती हैं। यही विकास कार्यों में भी इनके द्वारा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। आप विश्व ब्राह्मण महापरिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर समाज के उत्थान विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। कोविड-19 के चलते किए गए कार्यों की सराहना करते हुए अनेकों सामाजिक संगठन द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया गया है और माइनिंग क्षेत्र में आपको सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो ये संस्था है विश्व ब्राह्मण महापरिषद अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो आरजेएस के साथ मिलकर वहां पर जो भी जरूरतमंद थे उन लोगों को मुहैया कराया गया था राशन वगैरह, और पैसे वगैरह भी जो है उनको इनके अकाउंट में डाला गया था। तो ये, और उसी तरह से जो नरेंद्र टेटेसर जी हैं, उन्होंने अपने पिताजी के, वो फौजी थे, डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर ने अपने फौजी पिताजी स्वर्गीय बलवंत सिंह नंबरदार को याद करते हुए बताते हैं कि आज़ादी के 2 साल भी नहीं बीते थे और कश्मीर में दुश्मन अशांति फैलाना चाह रहा था। इससे निपटने के लिए 1949 में भारतीय सैनिकों के साथ कश्मीर घाटी में मेरे पिताजी मोर्चा लेते रहे। एक बार तो उनकी गोलियां भी खत्म हो गई थीं, तब भी वो दुश्मन पर तब तक पत्थर बरसाते रहे जब तक भारतीय फौज की टुकड़ी नहीं आ गई। भारतीय फौज को देखकर दुश्मन मौसम का फायदा उठाकर भाग खड़े हुए। इसी तरह 1962 में चीन के साथ हुई जंग में भी मेरे पिताजी श्री बलवंत सिंह जी ने अपना रण कौशल दिखाया था। उनके राष्ट्र प्रेम का संस्कार मैं भी महसूस करता हूं। तो इस तरह से इन लोगों ने अपने अपने परिवार के पूर्व परिजनों को की स्मृति में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है और धन्यवाद कर रहे हैं कि इस तरह से उनके परिवार के लोग राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाएंगे। उनके कार्य को इस तरह से लाया जा रहा है। और अब आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चर्चा करते हैं। 15 अक्टूबर पुण्यतिथि है। आपका जन्म बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल 11 संवत 1955 तदनुसार 21 फरवरी सन 1899 में हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कविता भी सुनाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत ही मुफलिसी की जिंदगी भी इन्होंने जी है और आज इनकी पुण्यतिथि पे हम लोग नमन करते हैं। ऐसे साहित्यकार का इन्होंने साहित्य के द्वारा साहित्य की सेवा की। और आपके पिताजी पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे हैं, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो उन्होंने कई कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे और उनके काव्य संग्रह है अनामिका, परिमल, गीतिका, द्वितीय अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, काकली, अपरा और राग विराग में उनकी चुनी हुई रचनाएं हैं। तो सरस्वती वंदना उन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है, पूरे देश भर में फैल गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना जो है गांव-गांव में गाई जाती है। सरस्वती पूजन जहाँ जहाँ भी होता है और कई बार जो कार्यक्रम होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम, उसमें भी सरस्वती जी की मूर्ति रखकर और निराला जी की ये रचना देखिए कैसे लिखा होगा निराला साहब ने। आपने उनकी तस्वीर देखी, इतने बड़े महापुरुष, किस तरह से लिखा होगा कि लोगों के जन जन की आवाज बन गई है। वरदे वीणा वादनी, वरदे वीणा वादनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। वरदे वीणा वादिनी,
वर दे, प्रिय स्वतंत्र रहो, अमृत मंत्र नो भारत में भर दे। तो इस तरह से जो गायक हैं इसको बहुत ही सुर में गाते हैं। और काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जगमग कर दे, वर दे वीणा वादिनी वर दे। कितना अच्छा है ना। इस तरह से साहित्यकार खुद जलता है लेकिन वो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। भिक्षुक पर जो कविता है वो स्कूलों में, स्कूली किताबों में भी वो शामिल किया गया है। और भिक्षुक वो आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। वो आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता। दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। भिक्षुक साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सुख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घुट आंसुओं के पी कर रह जाते, चाट रहे जूठी पतल। वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। वो आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, और इनकी कविता को याद करने के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है। और अभी दुर्गा भाभी की जयंती पर हम लोगों ने याद किया था, और उन्होंने भगत सिंह जी की फांसी को रुकवाने के लिए बहुत कोशिश किया था। इस महिला का तो बहुत बड़ी क्रांतिकारी विचारों की जननी थी ये, और क्रांतिकारियों को बड़ा मार्गदर्शन करती थी। और 15 अक्टूबर 1999 आपका निधन हुआ है। तो आइए श्रद्धांजलि देते हैं दुर्गा भाभी जी को। दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर दुर्गावती देवी, 7 अक्टूबर को जन्मदिन और इलाहाबाद में आपका जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर गाजियाबाद में आपका निधन हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों की प्रमुख सहयोगी थी। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ इन्हीं दुर्गावती देवी ने 18 दिसंबर 1928 को वेश बदलकर कोलकाता मेल से यात्रा की थी। चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलॉसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने वाले क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती बोहरा क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से मशहूर थीं। सन 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता दुर्गा भाभी ने की थी। तत्कालीन बंबई के गवर्नर हेली को मारने की योजना में टेलर नामक एक अंग्रेज अफसर घायल हो गया था, जिस पर गोली दुर्गा भाभी ने ही चलाई थी। असेंबली बम कांड के बाद भगत सिंह आदि क्रांतिकारी गिरफ्तार हो गए थे। दुर्गा भाभी ने उन्हें छुड़ाने के लिए वकील को पैसे देने के खातिर अपने सारे गहने बेच दिए। 3000 रुपये वकील को दिए। फिर महात्मा गांधी से भी अपील की कि भगत सिंह और बाकी क्रांतिकारियों के लिए कुछ करें। तो ये थी दुर्गा भाभी। बताइए, उन्होंने भगत सिंह जी को बताने के लिए वकील को पैसे देने के लिए अपने सारे गहने बेच दिए। ये है भारतीय नारी, ये है वीरांगना। आज देश में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने उन पीढ़ियों को इन लोगों के बारे में बताया ही नहीं। यकीन मानिए, अगर ऐसी ऐसी कहानियां जो सच्ची कहानियां हैं, इतिहास है, इतिहास से सबक लेकर हर इंसान आगे बढ़ सकता है, लेकिन हमने वो गलती कर दी और करते जा रहे हैं। इसलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है। एक बार फिर से 15 अक्टूबर को जन्मे व्यक्तियों के बारे में बता दें। 1948 में 15 अक्टूबर को महेंद्र नाथ पांडे जी, जो भारतीय राजनीतिज्ञ जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है, उनका जन्म हुआ।
15 अक्टूबर 1931 को अब्दुल कलाम साहब का जैसा बताया है भारत के 11वें राष्ट्रपति थे मदन लाल खुराना, दिल्ली के मुख्यमंत्री। मदन लाल खुराना से मेरी भी मुलाकात होती थी आकाशवाणी की तरफ से। मैंने कई बार मदन लाल खुराना दिल्ली के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया, साक्षात्कार किया, उनको बड़ा करीब से देखा, बहुत करीब से देखा। 1936 में 15 अक्टूबर को आपका जन्म हुआ था। मीरा नायर भारतीय निर्देशक का 15 अक्टूबर 1957 को जन्म हुआ था। मुख्तार अब्बास नकवी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ और राजनेता, 15 अक्टूबर को आपका जन्म हुआ था। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब जो हैं उनसे भी मुलाकात करने का कई बार मौका मिला। बीजेपी कार्यालय दिल्ली में जो है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कई बार ये एड्रेस करते थे। और मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्रेड फेयर में हुनर हाट की कल्पना की थी। और हुनर हाट से अल्पसंख्यकों को बहुत ज़्यादा, पूरे भारत के अल्पसंख्यकों को सिर्फ एक बार मौका मिलता है। और हॉल नंबर 7 में ये जो ट्रेड फेयर लगता है इस साल का तो पता नहीं, 14 नवंबर से 27 नवंबर तक ट्रेड फेयर इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रगति मैदान नई दिल्ली में लगाया जाता है। तो मुख्तार अब्बास नकवी की कल्पना थी कि अल्पसंख्यकों के लिए उन्होंने एक हुनर हाट की कल्पना की। बगल में सरस लगता है जहाँ के कपाट द्वारा ग्रामीण जो बुनकर हैं या ग्रामीण कारीगर हैं उन लोगों के हस्तशिल्पी हैं, उन लोगों के उत्पाद को लगाया जाता है। लेकिन स्पेशली अल्पसंख्यकों के लिए मुख्तार अब्बास नकवी ने, तो उनका जन्मदिन जो है 15 अक्टूबर को है, 1957 में जन्म हुआ था। 1922 में शंकर जयकिशन प्रसिद्ध संगीतकार फिल्म के, उनका जो है 15 अक्टूबर 1922 को जन्मदिन। 1952 में 15 अक्टूबर को रमन सिंह प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और छत्तीसगढ़ के दूसरे मुख्यमंत्री, उनका जन्मदिन है। और 15 अक्टूबर को मुग़ल शासक, जो मुग़ल बड़े प्रभावी शासक रहे हैं, अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। तो अकबर का जो जन्म बताया जाता है इतिहास के हिसाब से 15 अक्टूबर 1542 को उनका जन्म हुआ है। ये ऐसा विकिपीडिया वगैरह, भारत कोश वगैरह में ये चीज़ें मिलती हैं। अब यहाँ से सीधे आपको हम एक और ऐसी चीज़ दिखाते हैं कि जो इस देश को समझना चाहिए कि भारत में लोकतंत्र है, यानी लोगों का शासन है, लोग ही सरकार बनाते हैं, चुनते हैं। मैक्सिकन सांसद एंटोनियो गार्सिया ने संसद में अपने कपड़े उतार दिए। बड़े दुखी थे ये सांसद एंटोनियो गार्सिया, और कहते हैं, सबके सामने कह रहे हैं कि आपको मुझे नग्न देखने में शर्म आती है, लेकिन आपको अपने देश के नग्न, नंगे, हताश, बेरोजगार और भूखे देखकर शर्म नहीं आती है। जिसका पैसा आपने छीन लिया है, देश को लूट लिया है और चोरी कर लिया है ताकि आपका परिवार आनंद से रह सके। ये हैं मैक्सिकन सांसद, मैक्सिको के एंटोनियो गार्सिया। तो ये पीड़ा होती है कि अगर सही तरीके से सारी चीज़ें चलती हैं तो लोग जो हैं खुश रहते हैं, और जहाँ पूरा भारत अगर खुश रहता है तो अच्छा लगता है। अभी एक ऐसी खबर आ रही है कि असम में जो है सरकारी खर्च पर मदरसे वगैरह बंद किए जा रहे हैं, और भी चीज़ें हो रही हैं। आप खुद ही रूबरू हो लीजिए, न्यूज़ 24 की खबर है। रुख मुझे करना होगा। असम से है। असम में सभी सरकारी मदरसों को बंद करने का फैसला किया गया है। इन मदरसों को स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐलान कर दिया है कि प्रदेश सरकार के पैसे से चलने वाले मदरसों को स्कूलों में तब्दील किया जाएगा, स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा और मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। इस बारे में नवंबर महीने में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा है कि मेरी राय है कि सरकार के खर्च पर कुरान की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती। अगर हमें ऐसा करना है तो हमें बाइबल और भगवत गीता को भी पढ़ाना होगा। देखिए, इस तरीके का ये स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है। ये बड़ी खबर है कि राज्य में जितने भी मदरसे हैं उनको सरकारी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सुनिए जरा। Preparing our notification. Assam has the unique distinction of running madrasa through the government funding. In
my knowledge, Government of West Bengal runs madrasa on the state funding, as well as probably one or two state they run the madrasa under the state funding. What we are trying to do that all these madrasas will be converted to a normal regular school, or in some cases the teachers will be transferred to normal regular schools and madrasas will be closed. So government will come out with this notification in the month of November. जी हाँ, तो ये और इस खबर पर पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार खबर आप तक पहुंचानी थी कि वहाँ पे जो है वो जो भी मदरसे वगैरह थे उनको बंद किया जा रहा है, रेगुलर स्कूल बनाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक और प्रेरक स्टोरी है, और दीपावली आ रहा है तो उसके संबंध में आप लोगों तक ये पहुंचाना चाहेंगे। निकले जो तुम आज घर से फरमाइशों की फेहरिस्त साथ लेके, बटुए में बंद करके वो नोट 1000, तुम निकले भरी दोपहरी खरीदने बाजार। माँ दिए? हाँ जी ले लो। इस चकाचौंध इस धक्का मुक्की में शायद तुम लेना भूल गए, ये कच्ची मिट्टी के पक्के दिए तुम साथ ले जाना भूल गए। अम्मा दिए देना। भूल गए बचपन में कैसे इनसे घर रोशन करते थे। स्माइल। तुम जिद करके बार बार 2 दिए ज्यादा लिया करते थे। हैप्पी दिवाली। अरे लल्ला, जब तक ये सब बिक ना जाए काहे की हैप्पी दिवाली। अरे तू रहने दे लल्ला, अब तू मेरी छोड़, खुश रह खुश रह। ये ले ये तो रख ले। थैंक यू अम्मा। और आप फिक्र मत कीजिए, सारे दिए बिक जाएंगे। बाय। इसी आस की मिट्टी लेकर मैं आशा के दिए बनाती हूँ, और हर दिवाली जर्रा जर्रा मैं इसी बाजार बिखर जाती हूँ। अरसे बाद वो आज फिर यहाँ आया है। सालों बाद उसने इन दिनों को गले लगाया है। बुझ गई थी उम्मीद की जो आखिरी मशाल, इस दिवाली किसी ने उस अंधेरे में एक हल्का सा दिया जलाया। अम्मा दिए? अरे अब एक भी दिए ना बचे लल्ला। कहा था ना अम्मा, सारे दिए बिक जाएंगे। इस दिवाली आप भी उम्मीद का एक दिया जलाएं, किसी और की दिवाली को भी रोशन बनाएं। हैप्पी दिवाली। तो ये फैसला व्यक्तिगत है, इस पे कोई बंधन नहीं है, लेकिन अगर प्रेरणा मिलती है तो ऐसे जो दिए बेचने वाले, और गर्मी आती है तो सुराही बेचने वाले, घड़ा बेचने वाले, उन लोगों तक भी हमें नज़र रखना चाहिए, क्योंकि इसी से उनका घर चलता है। 14 अक्टूबर के बारे में भी आपको जानकारी दे दें। 14 अक्टूबर को ऋत्विक भट्टाचार्य, भारत के स्क्वैश खिलाड़ी जिनका जन्म 1979 में हुआ था, बहादुर शाह प्रथम दिल्ली भारत का मुग़ल बादशाह जो थे, उनका 14 अक्टूबर 1643 में जन्म,
लाला हरदयाल भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक 14 अक्टूबर को 1884 में जन्म हुआ था। निखिल रंजन बनर्जी संगीतकार 14 अक्टूबर को 1931 में जन्म। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक 1950 में 14 अक्टूबर को जन्म। 14 अक्टूबर को 1930 में मोबुतु सेसे सिको जेरे के राष्ट्रपति थे, उनका जन्मदिन। और 14 अक्टूबर को लालू भाई सामलदास मेहता प्रसिद्ध उद्योगपति, और 1926 में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सर की उपाधि दी थी। 14 अक्टूबर 1863 को जन्म हुआ था। वहीं पर भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का निधन 14 अक्टूबर 1240 में हुआ था। और इसके बाद अब आइए चर्चा करते हैं 14 अक्टूबर 1956, उस समय विजयादशमी का दिन था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लाखों लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और फिर एक बार धम्म चक्र गतिमान किया था। इस दिन को सभी धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के नाम से मनाते हैं। आप सभी लोगों को इस दिन की ढेर सारी मंगल कामनाएं। और वाल्मीकि मोहल्ले में बौद्ध धम्म, इस तरह की चीज़ें भारत में भी हो रही हैं। तो ये 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण कर लाखों लोगों को बौद्ध बनाया था। ये उस वक्त की तस्वीर है। पीछे काफ़ी लोग दिख रहे हैं। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये शेयर किया गया, जो कुछ भी चल रहा है इस देश में और उसके बारे में। और एक प्रेरक स्टोरी आपको बताते हैं। ये स्टोरी है कि सरकारी नौकरी छोड़कर उड़ीसा के किसानों की ज़िंदगी बदल रही है ये IIT ग्रेजुएट। 5L यानी कि लर्निंग, लिविंग, लाइवलीहुड, लव और लाफ्टर को एक जगह, एक ही वक्त पर, एक ही काम से एक साथ यदि आप कहीं महसूस कर सकते हैं तो वो है खेती जी। और यही है पूजा, जिन्होंने IIT के बाद जो है ये शुरू किया है। खेती आप देख रहे हैं। तो कई बार इस चीज़ को हम लोग, पॉजिटिविटी है, इसको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। और पूजा बताती हैं कि जी हाँ, संपन्नता जो है वो संपन्नता जो एक किसान को अक्सर गेहूं या फिर चावल की कटाई के दिन महसूस होती है, जब वो लहलहाते अनाज को देखता है, जब अनाज के ढेर उसके आंगन में लगते हैं। 32 वर्षीय पूजा बताती हैं कि मैं किसान परिवार से तो हूँ। बचपन में गेहूं, चावल, 5 तरह की दालें, साग सब्जियां और फल वगैरह अपने खेतों में उगते देखा है मैंने। कभी बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उस वक्त लगता था कि हम संपन्न हैं, लेकिन जैसे जैसे शहर आए, नौकरी की, तो लगने लगा कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। और ये द बेटर इंडिया की कहानी है। इसमें है कि IIT खड़गपुर से केमिकल इंजीनियरिंग करने वाली पूजा भारती मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के कंचनपुर गांव की रहने वाली हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव के परिवेश में ही हुई, इसलिए जब वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर निकली तो उन्हें एक अलग ही दुनिया मिली। लेकिन वो सब दुनिया देखकर फिर वो खेती से कुछ विशेष करना चाह रही हैं। ये पूजा भारती हैं। तो इस तरह की प्रेरक स्टोरी आप लोग भी भेजें। ये RJS की रिसर्च टीम ने तैयार किया है, जो आप लोगों तक हमने पहुंचाया, साझा किया। और अब आइए, आपको केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर प्रेस वार्ता भी की गई। और यहाँ जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत केंद्र प्रायोजित नई योजना के तौर पर स्टार्स प्रोजेक्ट या स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स को शुरू किया जाएगा। 6 राज्य इसके दायरे में आएंगे। इनमें हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा का नाम है शामिल है। जावड़ेकर ने बताया कि ये प्रोजेक्ट विश्व बैंक द्वारा समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सुनिश्चित करेगी कि अब शिक्षा का मतलब रट्टा लगाकर पढ़ाई करना नहीं, बल्कि समझकर सीखना होगा। कैबिनेट ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए विशेष पैकेज की अनुमति दे दी। इसके साथ साथ और भी कुछ समाचार हैं जिस पर एक निगाह डाल लेते हैं। ये समाचार है कि अफगानिस्तान, अमेरिकी बलों ने वहाँ
तालिबान पर किए हवाई हमले, महबूबा मुफ्ती 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा हो गई हैं। अफगानिस्तान से खबर है कि वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों के बीच हुई टक्कर। राहुल गांधी ने देश की गिरती जीडीपी पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली की हवा अब हुई बहुत खराब, अभी पीछे ठीक हो गई थी लेकिन अब धीरे धीरे अनलॉक में ये चीजें हो रही हैं। अब सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पीएसयू में बीएसएनएल एमटीएनएल का ही नेटवर्क इस्तेमाल होगा। तो ये भी बड़ी चौंकाने वाली खबर है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अब सभी मंत्रालयों, सरकारी विभागों और पीएसयू में बीएसएनएल और एमटीएनएल का ही नेटवर्क इस्तेमाल होगा। किसान रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई पर रेलवे देगा 50% की सब्सिडी। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसान रेल से फलों और सब्जियों की ढुलाई पर रेलवे देगा 50% सब्सिडी। सितंबर में बढ़कर 1.32% पर पहुंची थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति। समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस, कहा यह नागरिक अधिकारों का मामला है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भारी बारिश हुई है। तो इस तरह की चीज़ों से आपको रूबरू कराते हैं ताकि आप अपडेट रहें देश में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है, जिससे कि एक जागरूक इंसान की तरह जो है आपकी दिनचर्या जो है वो चलती रहे। तो इस तरह से लगभग हमने आरजेएस की जो रिसर्च टीम है उसके द्वारा तैयार सारी चीज़ें आप तक पहुंचाई हैं। एक और बहुत ही प्रेरक, कोरोना लॉकडाउन में लोगों को, ज़रूरतमंदों तक जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि लोग आगे आ रहे हैं और सहायता पहुंचा रहे हैं। हालांकि लोगों के पैसे भी ख़त्म हो गए हैं क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, तो लेकिन फिर भी एक बच्चा जो है बहुत ही प्रेरक बातें कर रहा है, उसके सुनने से ही सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आरजेएस की रिसर्च टीम ने ये तैयार करके दिया है कि इसको भी सुनवाया जाए। तो लीजिए आप तक पहुंचाते हैं। अब कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, सबकी नौकरियां गई, जॉब्स गई, सब बंद हो गया, कुछ करना है। उस रात तो मैंने दाल बनवा ली घर से और हम बांटने निकल गए। ऑलमोस्ट कोई 50 और 70 पीसेस थे, घर से बनवाए, चले गए। सब नॉर्मल जा रहा था, हमने बांटे सबको। एंड में कोई एक आध रोटी जो है वो ठंडी रह गई। बस मैं अभी भी अपने फुल भरे हुए दिल से आपको ये बताना जा रहा हूँ कि जब मैंने उस अंकल को जब वो रोटी दी है, हम लोग चले गए, मैंने पीछे मुड़ के उन अंकल को देखा। हसन भाई आप भी बिलीव नहीं करेंगे, वो रोटी गीली करके खा रहे थे। बस वो बात मेरे दिल को लगी और रात में जब मैं घर आया सोने लगा तो मैंने सोचा कि भाई अब तो कुछ करना है। बस वो मैंने सोचा, मैंने डोनेशन के लिए पहली वीडियो बनाई, डाला पेज पे, लाइव्स किए, तो अच्छी खासी डोनेशन आई। हमने कोई 50-60 राशन कर दिए। इत्तेफाक से जब हमने 75 राशन कर दिए, कोई प्लान नहीं था मेरा, हम लोग जेडीसी गए। वहाँ पे गए तो जफर भाई मुझे पहचान गए कि इसको तो देखा है वीडियोस में। उन्होंने उस दिन मेरी वीडियो बनाई है वहाँ पे, और उस रात से आज के दिन तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 6000 प्लस राशन बैग्स बांटे। माँ बाप ऐसा करेगा कि एक बच्चे की यानी पढ़ाई स्किप कर रहा है, वो ऑनलाइन क्लासेस कुछ टाइम के लिए उसने स्किप कर दी, स्कूल में है मगर पढ़ाई कुछ टाइम के लिए स्किप कर दी, और जब वो बाहर जा रहा है तो गरीबों की मदद कर रहा है। मेरा भी दिल चाहता है मैं पढ़ाई करूं, मेरा भी दिल चाहता है मैं क्रिकेट खेलूं गली में अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरा भी दिल चाहता है मैं पबजी रोज खेलूं, मेरा भी दिल चाहता है मैं प्ले स्टेशन रोज खेलूं, मगर नहीं, जब मैं बाहर जाता हूँ ना, और जो बाहर की जो एक इमेज आ जाती है आपके सामने, एक स्क्रीन आ जाती है कि एक बंदा चुप है, मांग नहीं रहा, मगर वो यूं बैठा हुआ है इस टेंशन में कि मैं जाके अपने बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैंने इसको क्या देना है, भूखा सुनाना है। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊंगा, अभी अजान हो रही है, मुझे एनजीओ का मतलब भी नहीं पता था। मार्च में जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, मुझे एनजीओ का मतलब भी नहीं पता था। जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे समझाना शुरू किया, ये होता है, ये होता है, ये होता है, मैं उसी तरह डेवलप होता गया और मैंने ये काम शुरू किया। जो गरीब आवाम जिनको हमारी इस टाइम पे जरूरत है, उनको कौन देखेगा? आप मुझे इस बात का जवाब दें। अगर हम मुसलमान भाई हैं तो इसका हमें मकसद भी तो बताना है कि भाई हम है भी या नहीं है। अल्लाह का ये हुक्म है कि अगर तुम मेरे बंदे की मदद करोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा कि हद नहीं। एक बंदे ने इजी
पैसा पे हमें 50 रुपए दिए। 50 रुपए में एक गरीब की 5 रोटियां आ जाती हैं। 50 रुपए में हल्की थोड़ी सी चीनी आ जाती है। 50 रुपए में थोड़ा सा आटा आ जाता है। 50 रुपए में थोड़े से चावल आ जाते हैं। हमें ये देखना है कि हम एक राशन में उस 50 रुपए से भी कितनी चीजें एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये काम शुरू करने का मकसद ये होता है कि इसमें एक, अगर मेरे पास यहाँ पे 1 लाख रुपए पड़े तो इस 1 लाख रुपए में से 1 रुपया भी मेरी जेब में नहीं आना चाहिए। ये सब गरीबों में जाना चाहिए, क्योंकि कलेक्ट ही हम उनके लिए कर रहे हैं। ये बारिश हुई, इसमें हम लोग ने लोगों को सरजानी टाउन में बहुत खाना बांटा, बहुत हेल्प की। पर्सनली हमने बहुत हेल्प की, बिना किसी डोनेशन मांगे हमने हेल्प की उन्हें वहाँ जाके। मगर अगर यानी किसी हमारी बहन को जहेज की जरूरत है, शादी में मसला है, किसी टीनेजर को नौकरी नहीं मिल रही जबकि वो बहुत अच्छा एजुकेटेड है, हम उन्हें उसमें हेल्प कर सकते हैं। हम लोग, अगर हमारे पॉसिबल होगा, हमें ये सारे हमारी आवाम पब्लिक जो हमें डोनेशन अभी भी दे रहे हैं वो देंगे तो हम ये भी करेंगे। मगर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशंस हैं ही क्यों? मैं हसन अदील ये काम क्यों कर रहा हूँ? ये काम तो गवर्नमेंट का होना चाहिए, वो उन्हें ये काम करना चाहिए। हम लोग क्यों कर रहे हैं ये काम? हसन भाई, हम लोग वीकेंड्स पे बांट रहे हैं। पहले हम लोग डेली बेसिस पे बांटते थे, अब हम वीकेंड्स पे बांट रहे हैं। यानी सैटरडे, संडे और फ्राइडे हमारे खाने बटते हैं। रोज ऑलमोस्ट कभी 100 बटते हैं, कभी 60 बटते हैं, कभी रोल्स बटते हैं, कभी समोसे बटते हैं, और उसके साथ जूसेस, पानी, ड्रिंक्स वगैरह सब होता है। कि जैसे जेडीसी काम करता है, उनके पूरे अपने अपने दस्तरखान है अलग अलग जगह पे, और वो लोग तो भाई बेतहाशा जफर भाई काम कर रहे हैं, उनको सल्यूट है। पहले ही उन्होंने मुझे, पहले तो उनकी वजह से मैंने इतने सारे राशन बांट दिए, उनकी इसमें बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। मगर मैं चाहता हूँ जो दस्तरखान है, जैसे जेडीसी के दस्तरखान लगते हैं, सैलानी के लगते हैं दस्तरखान, वैसे भूखे नहीं सोएंगे के भी दस्तरखान लगे। मैं चाहता हूँ कि उन दस्तरखानों से जो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर या जब भी जिस तरह से डोनेशन आएंगे उस तक, जब भूखे नहीं सोएंगे के दस्तरखान लगेंगे, तब कोई बंदा भूखा ना सोए। मेरा एक ख्वाब है कि अगर, इसके बाद तो हम लोग सब निशब्द हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। एक छोटे से बच्चे के अंदर अगर इस तरह के संस्कार आ जाते हैं, आदिल की तरह, एक भारतीय बच्चा है, ऐसे ऐसे बच्चों को तैयार करने की ज़रूरत है। जो बच्चा दूसरों के लिए इतना कुछ सोचता है, बताइए वो अपने परिवार के लिए कितना कुछ सोचेगा। तो ये संस्कार देने के लिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है, और आप लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम जो है वो काफ़ी नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि काफ़ी व्यूज़ जो हैं हुए हैं इसके, क्योंकि यूट्यूब पर भी चला गया, उसके व्यूअर्स अलग, और आपके फेसबुक के जो व्यूअर्स हैं वो अलग हैं। इसके अलावा वॉच पार्टी होता है, इसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होगा 2 काम होता है। वॉच पार्टी होती है जिसमें कि लोग जुड़ते हैं और देखते हैं, उसको कई ग्रुपों में शेयर किया जाता है। आरजेएस के 19 ग्रुप हैं, उसमें सब जगह शेयर कर दिया जाता है, और उसके व्यूअर्स अलग अलग होते हैं। तो काउंटलेस इस तरह से चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। हम लोगों को अपने काम को कर देना है और लोगों तक पहुंचा देना है। कहाँ कौन सा बीज जो है उसका रोपण हो जाएगा, और वो एक वट वृक्ष की तरह इस भारत के लिए अच्छा काम करेगा, सबके लिए अच्छा काम करेगा। एक भारत को बेहतर भारत बनाने की तरफ सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो बढ़ चुका है। और नोट कर लीजिए कि आरजेएस जो है का एक बहुत बड़ा फैसला लेके आया है कि सकारात्मक भारत मंदिर का निर्माण जो है वो दिल्ली के अंदर होगा, जिसके अंदर महापुरुष होंगे, और उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में लगातार जो है रोज़ाना वहाँ पे व्याख्यान जो लोग आएंगे उन लोगों को बताया जाएगा, सुनाया जाएगा। और साथ ही बाहर से जो आरजेएस फैमिली के लोग आएंगे तो उन ऐसे लोग हैं जो मतलब वहाँ रुकना पसंद करेंगे, ऐसे इन्वायरमेंट में रुकना पसंद करेंगे। तो वो एक महत्वाकांक्षी योजना जो है शुरू हो गई है। बहुत सारे लोग इस तरह का काम कर चुके हैं, कोई ये नई बात नहीं है। नई अनूठी पहल जो है वो सिर्फ ये है कि हम लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का राष्ट्रीय सम्मान इतने बड़े पैमाने पे दे रहे हैं। अलग अलग राज्यों के महापुरुष जो हैं उन लोगों की सारी जो है ना एकजुटता आरजेएस की अनूठी पहल है, और अपने पूर्वजों को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना, किताब के अंदर लाना, ये अनूठी पहल है। आज तक भारत में नहीं हुआ है, जिसको आरजेएस जो है वो पूरा करेगा। आरजेएस का ये उद्देश्य है। तो 1 घंटे का समय है, और एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि
27 अक्टूबर को प्लेटिनम जुबली आरजेएस फेसबुक लाइव का समय है, डेट है। तो उस दिन राष्ट्रीय वेबिनार किया जा रहा है विजयदशमी के दिन, मतलब उसके उपलक्ष्य में वेबिनार, चूंकि संडे है 25 अक्टूबर और विजयदशमी का दिन है, तो 2:30 बजे से राष्ट्रीय वेबिनार होगा, जिसके माध्यम से आप अपने, अब तक आप जुड़े हैं, आपने लिखा है, उस दिन सारे अपने विचार सुझाव आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बताएंगे। तो एक बार आप सभी को धन्यवाद करते हैं। सुशील खन्ना जी, नशा मुक्ति जागरूकता अभियान से, वंदे मातरम। डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी, जय हिंद। और आप लिखते हैं डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, प्लेटिनम जुबली समारोह आयोजित सकारात्मक मंदिर निर्माण हेतु बधाई। बहुत बहुत आपको भी बधाई, ये आपका मंदिर है और प्लेटिनम जुबली आप लोगों के सहयोग से हो रहा है। 27 अक्टूबर को प्लेटिनम जुबली आरजेएस फेसबुक लाइव का है, 75वां बैठक है। उसके उपलक्ष्य में विजयदशमी के दिन 25 अक्टूबर को 2:30 बजे से राष्ट्रीय वेबिनार होगा। ये नोट कीजिएगा, उस दिन फेसबुक लाइव नहीं होगा, राष्ट्रीय वेबिनार ही होगा, जिसमें आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होकर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। और उस दिन जितने हैं उन सबको इनवाइट किया गया है, जो आरजेएस के जो सम्मान के भेंटकर्ता हैं, उन भेंटकर्ताओं को भी उस दिन बोलने का मौका दिया जाएगा, उनको बुलाया गया है, परिचय कराया जाएगा, क्योंकि कई नए भेंटकर्ता हैं जिन्हें ये मौका नहीं मिला है। तो इसलिए नए और पुराने दोनों लोग उस समय भारी संख्या में आएँ, अपने विचार व्यक्त करें, अपने माता पिता को उस दिन श्रद्धांजलि देकर हम लोगों को बताएं। और डॉक्टर ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी लिख रहे हैं, सकारात्मक मंदिर की सफलता के लिए माँ दुर्गा से मेरी प्रार्थना है, वे हम सबों को रूपी देह, जयम देही, यशो देही, द्विशो जही, जय माँ भारती। जय हिंद सर। सकारात्मक मंदिर निर्माण की घोषणा बहुत शानदार, डॉक्टर नरेंद्र टटेसर जी लिख रहे हैं। ये पूर्ति फूड विजन के निदेशक हैं, लघु उद्यमी हैं। और ओम प्रकाश जी लिख रहे हैं, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, गुलाब के रूप में खिलेगा, प्रेम की सुगंध देते रहेगा, जय भारत माँ। और तमिलनाडु से जुड़े हैं डॉक्टर शेख वहाब साहब, तो जय हिंद, नमस्ते डॉक्टर साहब। मयंक जी जुड़े हैं, वंदे मातरम। और ओम प्रकाश जी लिखते हैं, वीणा वादिनी ने निराला जी के वाणी को मान लिया जी, हम भारतीय को माँ की कृपा मिल रही है, हम सकारात्मक भाव से कवि के प्रति शुक्रिया अदा करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग नतमस्तक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने खुद जलकर जो ज्ञान की रोशनी दे गए, वरदे वीणा वादिनी, उसका तो जवाब ही नहीं है। ये गांव-गांव के स्कूलों में आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ सरस्वती पूजा होती है, दिल्ली में भी होती है, और कई आयोजनों में ये मैंने बताया कि मतलब इतना ज़बरदस्त उत्कृष्ट रचना निराला जी ने किया है और आपने श्रद्धांजलि दी उनको। तो ये इसीलिए सकारात्मक भारत आंदोलन की ज़रूरत है। ये आप लोग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ ये पहुँचा दीजिए, ताकि वो लोग भी इन बातों को सुने और समझें। और ओम प्रकाश जी लिखते हैं, वंदे मातरम, राष्ट्र प्रथम, मदरसों के स्कूल में बदलना, धार्मिक असंतुलन अवश्य होगा, कुरान की शिक्षा से धार्मिक कट्टरता का अंत होगा, कुरान का मान महत्व घटेगा कभी। जी हाँ, हमारी वो है कि हम उस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि वो जानना चाहिए, अगर ऐसा डिसीजन लिया गया है तो उस डिसीजन के बारे में आपको जानना चाहिए, और आप स्वतंत्र हैं उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए, पक्ष विपक्ष हो सकते हैं। और रिसर्च टीम को शानदार काम के लिए बहुत बहुत बधाई, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी प्रेरणा से हम लोग निरंतर मेहनत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। और ये बधाई आप सबको कि सिल्वर जुबली जो है, प्लेटिनम जुबली तक हम लोग सफ़र तय कर रहे हैं, और 25 तारीख को राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी आमंत्रित हैं। जी, गजब का बच्चा, जी हाँ, मैं भी इसीलिए रिसर्च टीम को मैंने बधाई दी कि ऐसी वीडियो ढूंढकर, क्योंकि हर चीज़ हम लोग इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप लोग अगर भेजेंगे तो उसमें हम लगातार तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन उसमें से सेलेक्ट करके अगर आप भी कोशिश कीजिए, किसी लोगों को प्रेरित कीजिए, उस वीडियो को भेजिए, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। वनिस्पत की आप अपनी वीडियो भेजते हैं तो कितनी बार दिखाई जाएगी, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, किसी भी विषय पे बातचीत करके 2 मिनट 2.5 मिनट की वीडियो अगर भेजे हैं तो निश्चित रूप से फेसबुक लाइव में आप देखेंगे, और वो यूट्यूब पर भी लगाया जाएगा नेचुरली।
और तो दीप माथुर जी आप जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेरणा मिल रही है। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, जय हिंद, वंदे मातरम, सकारात्मक भारत आंदोलन, थैंक यू सर। और अभी से ही बुकिंग स्टार्ट हो गई है। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी कह रहे हैं मैं भी इस मंदिर में ही पत्नी के साथ रुकेंगे। जी हाँ, अभी तो आप जनवरी में आइएगा और सब परिवार आइए, आमंत्रित हैं। गणतंत्र दिवस पर जो कार्यक्रम होगा वो राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा, उसमें कई राज्यों से लोग आते हैं। तो अब मेरे ख्याल से ऑनवर्ड्स हो रहा है प्रोग्राम। मेरा भी जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि फेसबुक लाइव जो है वो अपने आप में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तो हम ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। लेकिन आरजे सॉन्ग के साथ अब हमें विराम देना पड़ेगा, तो आरजे सॉन्ग के साथ इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो ये राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत जो है ये सरकारों को जगाने का भी मंत्र है। और अब आप लोगों से कल सायं 8 बजे फिर मुलाकात होगी और एक बार फिर से वो उद्घोषणा कर देते हैं कि 27 अक्टूबर प्लेटिनम जुबली आरजेएस फेसबुक लाइव के उपलक्ष्य में 25 अक्टूबर को 2:30 बजे से राष्ट्रीय वेबिनार किया जाएगा। उस दिन सायं 8 बजे का फेसबुक लाइव नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। और 25 तारीख को नोट कर लीजिए, 2:30 बजे से राष्ट्रीय वेबिनार में आप सभी शामिल हों और अपने विचारों को व्यक्त करें। आपको कैसा ये अनुभव हो रहा है, और लगातार आप वीडियो भेजते रहें या लेख भेजें, अपने अपनों से बातचीत करके। ऑडियो भी भेज सकते हैं, टेलीफोन पे आजकल रिकॉर्डिंग हो जाती है, लेकिन वो 2-2.5 मिनट से ज़्यादा ना हो। तो कल सायं 8 बजे तक के लिए आप सबों को जय हिंद, जय भारत।